ऐसे दो ब्लॉक्स दे रखे, स्लाइडिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हियर। ठीक है, दो ब्लॉक्स है कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ओवर अ पुली ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन आर स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? सब लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे? धीरे धीरे आंसर्स कब आने लगे हैं? राम, ठीक है, देर आर टू ब्लॉक्स हियर and both are sliding down with a constant velocity. दोनों की एफबीडी बना सकते हो? बनाओ ना। Show me the FBD. MG. बनाओ। क्या होगा? नाम दो। दो सरफेस है तो N1 दे दो। फिर बस हो गया, उसका खत्म हो गया। तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा। गुड, बड़े बड़े वेक्टर्स ये कहाँ जा रहा है? कौन सी दुनिया में जा रहा है ये? टेंशन अलोंग द प्लेन होगा ना, अलोंग दिस सरफेस के पैरेलल होगा ना, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्सेस टेढ़ा नहीं करना है कभी। वो क्या है ब्रो? वो कौन सा ब्लॉक है? और एमजी कहाँ जा रहा है? ढंग से बनाओ यार। और एमजी वो ब्लॉक टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है, ये इधर ये इधर, ये दोनों एक लाइन में होनी चाहिए। और उधर क्या है? ये वाला कौन सा है? तो स्लाइड हो रहा है, तो उधर कौन सा फोर्स है? स्लाइड को वेक्टर से थोड़ी दिखाना है, वेलोसिटी को वेक्टर से नहीं दिखाना है। गुड गुड, फ्रिक्शन बनाओ। एमजी को तोड़ना नहीं है उसमें। इतना छोटा छोटा वेक्टर्स, बहुत दिक्कत है दोस्तों। इतने साल गुजार दिए हमने वेक्टर पढ़ते पढ़ते, नहीं तब भी एफबीडी नहीं बन रहा है। ये देखो, इधर आएगा एमजी, ये बंद करना। हाँ जी, ये वाला बंद करना। इधर एमजी होगा। कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं? इसकी। और टेंशन, ये जो टेंशन है ना, इस वाले सरफेस के पैरेलल होगा। एक्सिस वगैरह चूज करना है हमें, कुछ चीज़ों की आदत डाल लो। और नॉर्मल जो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। समझ में आ रहा है? इधर उधर टेढ़ा नहीं। अब स्लाइडिंग टेंडेंसी इज डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन विल बी ऊपर की तरफ। गुड, यहां पे फ्रिक्शन विच विल बी म्यू के एन। कौन सा केस है ये? थर्ड केस में फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, म्यू के एन। नेक्स्ट, ये वाला ब्लॉक है, नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर n2 मान लेते हैं या n1 मान लेते हैं। इधर टेंशन
sliding tendency left, the friction will be acting towards right. Friction is equal to mu k and 2. अब मुझे बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। हे भगवान, नहीं है। तुम लोग सब एक काम करना, मम्मी के पास जाना ऐसे हाथ लेके, और उसमें फिर बोलना पानी दे दो, और उसमें क्या करना है? बोलो बोलो। डूब जाना। टेंशन सेम है इसलिए इक्विलिब्रियम हो गया। वाह। कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कितने तरीके के बताए थे? कितने तरह के इक्विलिब्रियम बताए थे? बोलो, एक या दो? एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज इक्विलिब्रियम। एक्सेलरेशन होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इक्विलिब्रियम। तो फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। इसका मतलब N1 इज mg cos 53 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। एंड t प्लस म्यू के N1 को क्या कर दूं मैं? तुम लोग कंफ्यूज हो गए। N1 इज इक्वल टू mg साइन 53 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया। इधर क्या इक्वेशन बनेगा? N2 इज इक्वल टू, दोनों का मास mg है, एंड t इज इक्वल टू म्यू के N2। यहाँ से t की वैल्यू आ गई म्यू के mg। इसको उसमें पुट कर देता हूँ। उसको यहाँ पुट किया तो मैंने क्या किया? म्यू के mg प्लस म्यू के N1 इज mg cos 53। cos 53 is cos 53 is 3 by 5. So 3 by 5 mg is equal to mg sin 53 degree. This is 4 by 5. 4 by 5 mg. So म्यू के की क्या वैल्यू आ गई? mg कट गया। 4 by 5 अपॉन 1 प्लस 3 by 5 और 8 by 5, 1 by 2। Till we reach the next chapter, next chapter NLM, हम अभी इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं। बहुत दिक्कत है यार दोस्तों, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। हो गया? समझ में आया क्वेश्चन? करें नेक्स्ट? चलो एक और क्वेश्चन। लेट्स ट्राई वंस अगेन टू रीगेन आवर रेपुटेशन और प्रेस्टीज।
find this horizontal force F to keep these two blocks in equilibrium. समझ पा रहे हो? अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं, all the surfaces are smooth. अगर मैं फोर्स को हटा दूं तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक, गुड. ठीक है, दोनों मास अलग अलग कर लेना ना. सेम. सुबह सुबह एनर्जी नहीं रहती है ना तुम लोगों में. मैं पहली बार शायद, मतलब काफ़ी टाइम बाद क्लास ले रहा हूँ सुबह. सुबह 6 बजे एक प्रैक्टिस सेशन रख देना चाहिए. आके 6 से 8 प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा, तो 8 बजे तक एनर्जी रहेगी. जितने लोग डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं ना इन चीज़ों में, एफबीडी बनाने में, यूज़ योर नेक्स्ट वीक फॉर दिस. फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ. ठीक है, अब ध्यान दो इधर. मैंने इस पे बनाया, ये कौन सा है? M1 है M2 है?
2G F और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स और यहाँ N2 मान लेते हैं नीचे से ये वाला। ठीक है, कॉमन टेल बनाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें आता है चीज़ों कंपोनेंट तुम कहीं से भी तोड़ सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला है और भी कोई फोर्स है ये सरफेस किसके साथ एंगल बना रहा है? कौन सा एफ? एफ उस पर क्यों लगेगा? एफ इस ब्लॉक पे लग रहा है तो दोनों पे क्यों लग रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, मैं इस पे लगा रहा हूँ फोर्स तो इस पे भी लग रहा है, बीच में रोक दिया ना इसने, सॉलिड ब्लॉक है वो। ठीक है, क्लियर है? क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो इसका परपेंडिकुलर दैट इज दीज टू आर विल मेक थीटा विथ वर्टिकल। हो गया? अब कंपोनेंट छोड़ दिए, बराबर कर दिए, बैलेंस्ड है। तो इस फर्स्ट वाले का क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड M2G प्लस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू N2। इधर क्या बन जाएगा? N1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा इज इक्वल टू M1G। R becomes M1G अपॉन कॉस थीटा, उसको यहाँ पुट कर दिया, समझ रहे हो? देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से क्या आया? R becomes M1G अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसको यहाँ इसमें पुट कर दिया तो F becomes M1G अपॉन कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा और M1G tan थीटा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास M2। है ना इंटरेस्टिंग? ये बहुत टफ है क्या? तुम लोग मेरे से पहले क्यों नहीं कर पा रहे हो? आई थिंक दिस इज 6th क्लास ऑफ वेक्टर्स। ये छठा है ना राम? कौन सी क्लास है ये? याद नहीं। हाँ, तो इतना जब हो चुका है तो अब तक होना चाहिए यार क्लास। इसके बाद विल डू रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज मतलब एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। करें नेक्स्ट, लिख लिया? समझ आ रहा है पक्का? तुम्हारा भी थोड़ा एफबीडी वीक है तो अभी अगले वीक अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। जिसका भी एफबीडी वीक है पढ़ लो। ये वीक हो गया तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। अगर ये चैप्टर वीक हो गया तुम्हारा देन यू आर गॉन फॉर दो पल रुका खाओ का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ और हम कहाँ, है ना? वैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, पूरे 2 साल गायब हो जाओगे। हो गया?
कुछ तो कर रहा था मैं क्वेश्चन। फाइंड एफ मिन टू स्लाइड द ब्लॉक। एक केस है जब इस पे एक मास रखा हमने m, और एक केस है जब इस पे मास रखा हमने m। एक बार मैंने फोर्स एफ मिन ऐसे लगाया मेकिंग थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, एक बार मैंने पुशिंग फोर्स लगाया मेकिंग थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, सेम मतलब नेम नॉट सेम फोर्स। ये दो केसेस दे रखे हैं, हमें फिगर आउट करना है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट दिस ब्लॉक स्लाइड्स। कौन सा केस है ये? सबका सेकंड आ रहा है? गुड यार, तो याद है, चलो थैंक यू। तो करके देखते हैं फिर इसमें क्या बन जाएगा। इसका एफबीडी अगर बनाओगे तुम, इसका एफबीडी बनाओगे इधर, तो नीचे आ जाएगा हमारा mg, ऊपर आ जाएगा नॉर्मल, और फोर्स F इज एट थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो N इज mg प्लस F साइन थीटा। अच्छा, स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर की तरफ होगी, राइट या लेफ्ट? राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन चाहिए। क्यों? बिकॉज ये एफ एस मैक्स ले रहे हैं हम। कौन सा केस है ये? सेकेंड केस, इसलिए हम एफ एस मैक्स ले रहे हैं, अदरवाइज सिंपल एफ फोर्स लेते। एंड एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ को एक तरफ लाओ, सो एफ cos थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। सो एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी, म्यू एस एम जी अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इसका एफबीडी बनाते हैं। एम जी नॉर्मल, एफ मिन थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। स्लाइडिंग टेंडेंसी इसमें किधर है, राइट या लेफ्ट? क्या लेफ्ट? किसका किसका आ रहा है? लेफ्ट क्या आएगा? फ्रिक्शन। चलाक हो तुम। क्या बन गया ये? म्यू एस एन, बिकॉज इट इज एफ एस मैक्स, बिकॉज इट इज केस 2। इसमें क्या इक्वेशंस बनेंगे? एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन। एन को इसमें पुट कर दिया, तो एफ कॉस थीटा ये दो मेन इक्वेशन थे, अब मैं लिख रहा हूँ। सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन बिकम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा, फिर एफ को एक तरफ ले गए, सो दिस बिकम्स, ये करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस एम जी। अब तुम 11th क्लास हो क्या, हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा।
सो दिस वैल्यू इज मोर. समझ में आया? डिनोमिनेटर इज लेस नेगेटिव में, दिस वैल्यू इज लेस. इसलिए कभी कुछ धक्का देने को मिले ना, उसको खींच के लेके जाना है. ऐसे दबा के धक्का दोगे तो क्या होगा, ज़्यादा दम लगेगा. क्योंकि नॉर्मल इंक्रीज, नेचुरल है, नॉर्मल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा, नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा दम लगेगा. ये समझ आ गया होगा सबको? तुम लोग को मार्क्स मिल गए तुम्हारे? तुमने तो कैलकुलेट कर लिए होंगे. तुमने नहीं कैलकुलेट किए? तुमने कैलकुलेट ही नहीं किए खुद के मार्क्स? फर्क ही नहीं पड़ता. अरे यार ऐसे दे दिया, कोई बात नहीं. किसी ने नहीं कैलकुलेट किया? गजब यार. कोई जीरो एक्साइटमेंट. एग्जाम दिया है, थोड़ा मार्क्स देख लेते कितने आ रहे हैं, तुम्हारे कितने आ रहे हैं, तुम्हारे कितने आ रहे हैं, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ. एक होता है ना वो एस्पिरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जेई एस्पिरेंट्स देखो ऐसा करते हैं. अपना मार्क्स उनको पता होता है इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम, टेस्ट में जितने भी. मैं जेई का एग्जाम देके आया था, तब मैं आते ही मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था. रास्ते में ही एक पेपर कर लिया था, सॉल्यूशन आ गया था. फिर घर आते ही कर रहा था चेक. उसके बाद चेक करके भैया को बोल दिया था हो गया, अब इस बार तो नहीं होने वाला. बट वो हो गया, किस्मत से अच्छा रैंक आ गया. मतलब अच्छी रैंक नहीं आने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि उस साल पेपर का मार्क्स रिड्यूस हो गया था हमारा फर्स्ट टाइम. बट आई गॉट गुड रैंक. तो मतलब उसी वक्त डिसाइड कर लेते कि ये तो 229 नंबर ही आ रहे हैं, 225-30 नंबर आ रहे हैं, तो इससे क्या ही होगा. इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए. और उससे पूरी एक साल की जर्नी डिसाइड कर रखी है मन में कि अब एक साल फिर से पढ़ेंगे, जाना तो आईआईटी ही है. तुम्हें ये सारे एक्साइटमेंट हर एग्जाम में दिखाना पड़ेगा. हर एग्जाम जो तुम दे रहे हो यहाँ पे, कंसिडर इट एन जेई एग्जाम, जेई मेंस, जेई एडवांस, जो भी तुम्हारा टारगेट है. कल एक उसने बहुत अच्छा डाउट पूछा कि मेरे को उस वक्त ऑब्जर्व हुआ दैट एग्ज़ाम में वो चीज़ें नहीं हो रही, वही काम माइंड पे घर पे करो तो हो रही है ना. तो जनरली इसका कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं कि एग्ज़ाम में काम होना है, इसका मतलब है ना, तो मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे. नहीं, नहीं, मना क्यों कर रहे हो? एग्जैक्टली, इट्स जस्ट द ऑपोजिट. ऑपोजिट क्या? इसका मतलब तुम घर पे डेली एग्जाम मोड में प्रैक्टिस करो और उस टेंस्ड माहौल में, उस हड़बड़ी में करने की इतनी आदत हो जाए डेली बेसिस पे कि एग्जाम में अच्छा हो जाए. एग्जाम में काम नहीं होना, वो फिर 40 से 60 हो जाओगे, चाहिए 200. समझ में आ रहा है? तो 200 के लिए तुम्हें वो हैबिट चाहिए कि हर रोज घर पे जो 3 घंटे की सेटिंग लगा रहे हो, 3-3 सेटिंग जो लगा रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, है ना, तो ये जो हर रोज कर रहे हो उसको एकदम एग्जाम मोड में करो. वो आदत बन जाए कि हर रोज मैंने एग्जाम ही दिया है, हर रोज मैंने 75 क्वेश्चन टारगेट किए हैं 3 घंटे में, और फिर उसके बाद उसको इवेलुएट किया है. फॉर जेई में एडवांस इट विल बी 50-55 मान लो. तो तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो किस मोड में दे रहे हो, उससे तुम्हारे मार्क्स इन एग्जाम विल रिफ्लेक्ट. सबको समझ में आ रहा है? नहीं करना कोई मत.
अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है मेरा। दो ब्लॉक है, सेम इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, मतलब एक थोड़ा ऊपर रखा हुआ है। जब मैं इसको ऐसे करना स्टार्ट करूँगा, ऊपर क्या करना स्टार्ट करूँगा, एंगल बढ़ाना स्टार्ट करूँगा, विच ब्लॉक विल स्लाइड फर्स्ट? साथ में करेगा, सबका साथ में आ रहा है। रीजन? गुड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल। लास्ट क्लास में हमने किया था, चलो याद रखते हो यार तुम लोग कुछ कुछ। ये क्या हुआ? फिर से बनाता हूँ। फाइंड minimum value of theta such that the block starts sliding। कितना आया था आंसर? चल नहीं रहा क्या? दूसरा लेकर आओ, दूसरा लेकर आओ। कितना आ रहा है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी करो। गुड। कौन सा केस है ये? सबका सेकंड केस आ रहा है। गुड। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? एफ एस मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन। ठीक है। अब देखते हैं, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। n क्या आ रहा है हमारा? एम जी कॉस थीटा एंड म्यू एस एन, दैट इज म्यू एस एन बिकम्स एम जी साइन थीटा। अब इसको इसमें पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा ये? म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो म्यू एस बिकम्स tan theta, so theta becomes tan inverse mu s। इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। करूँ नेक्स्ट? म्यू एस दे रखा है और इस पे एक ब्लॉक है ऑफ मास m और इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है हमने F। सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F such that block remains at rest। कौन सा केस है ये? सेकंड। ये टेढ़ा नहीं बनाना, ब्लॉक्स तुम लोग बहुत टेढ़ा बनाते हो।
तो कितना सीधा ब्लॉक है ऐसे, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ F, इधर की तरफ N, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स? सेकंड केस है तो Fs मैक्स। अदरवाइज क्या लगता? अदरवाइज सिर्फ F लगता, F वुड हैव बीन एन अननोन फोर्स विच वी विल गेट आफ्टर बैलेंसिंग द फोर्सेस। समझ में आ रहा है? अगर मेरा सेकंड केस नहीं है तो एक अननोन फोर्स F लगेगा, और वो जो अननोन फोर्स है वो हम फिगर आउट करेंगे बाय बैलेंसिंग। द आइडिया इज कि जब Fs मैक्स लग रहा होता है तब हम कुछ और निकाल रहे होते हैं। जब Fs मैक्स नहीं लग रहा होगा, केस 1 होगा, तो कुछ सारी चीज दे रखी होंगी, वो निकालना होगा। जनरली दैट इज द केस। F इज इक्वल टू N एंड म्यू एस N इज इक्वल टू mg। इसको सॉल्व करोगे तो F बिकम्स mg अपॉन म्यूएस। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, लास्ट क्लास में गया हुआ था। इसके बाद और अच्छा करें नेक्स्ट। हो गया? अभी एम ब्लॉक रखा हुआ है, अब इसकी कुछ स्लाइडिंग टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ, है ना? इस पे मैंने फोर्स लगाया। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F such that the block does not slide। अब इसमें फोर्स F की फटाफट क्वेश्चन लिखो। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती है। एंगल दे रखा है, ठीक है, ठीक है, इधर ध्यान दो सारे। अब इस केस में इस ब्लॉक की एक मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट, फोर्स की मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू भी। कैसे? इनिशियली दिस ब्लॉक इज ट्राइंग टू स्लाइड डाउन, तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, एंड the case when friction is not sufficient to keep this block, force is required। समझ में आ रहा है? यही हो रहा है। सेकंड केस क्या हो रहा है, इसको मैं बढ़ाते जाऊं। देखो, इमेजिन करो किसी भी प्लेन पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे मैंने कुछ रखा है, ठीक है, और इस पे मैंने क्या किया है, फोर्स लगा रखा है, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, नीचे आ रहा है, राइट? सबको क्लियर है? इस पे क्या कर रखा है, फोर्स लगा रखा है, तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब मैं इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊं तो फ्रिक्शन विल गेट रिड्यूस्ड, देयर विल कम अ टाइम व्हेन फ्रिक्शन विल बी जीरो, एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन द फोर्स विल बी इन द फ्रिक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ हो गई। मेरा फोर्स जब mg sin थीटा को काउंटर कर लेगा तो स्लाइडिंग टेंडेंसी कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगने लग गया, नीचे की तरफ, और वो फ्रिक्शन इंक्रीज करके किस वैल्यू तक जाएगी, Fs मैक्स तक। सो दीज टू केसेस आर फॉर द टू डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस। पहले मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं।
मिनिमम वैल्यू के लिए क्या सीन है कि द ब्लॉक इज लाइक दिस, तो इस पे फोर्स लग रहा है mg नीचे और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और ये फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल लगा दिया F विथ हॉरिजॉन्टल थीटा। अब इस केस में स्लाइडिंग मिनिमम वैल्यू मतलब स्लाइडिंग टेंडेंसी इज डाउनवर्ड्स, फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स एंड इट इज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस दिस mg sin थीटा। mg के दो कंपोनेंट हैं, ये थीटा, इस कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन दिस, ये सफिशिएंट नहीं है इसलिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा। क्लियर है? कौन सा केस है ये? सेकेंड केस है। तो यहां क्या लगेगा, एफ एस मैक्स, तो क्या लगेगा ये म्यू एस एन। बैलेंस करके देखते हैं। सो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन प्लस एफ। दिस वॉज नॉट सफिशियंट टू काउंटर दिस, इसलिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा। क्लियर है? तो ध्यान देंगे इधर, एफ क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अब इसमें एक कैच है। कैच ये कि अगर ये टर्म नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन इज सफिशिएंट ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? अगर ये टर्म नेगेटिव आ रहा है देन दैट केस फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। दिस मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द फोर्स टू एग्जिस्ट। ठीक है? हो गया यहां तक? करे आगे? अब मिनिमम वाला केस हो गया, मैक्सिमम वाला केस लेते हैं। मैक्सिमम के केस में भी अरे ब्लॉक तो वैसे ही है, एम जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी फोर्स अप्लाइड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा नॉर्मल है, ये थीटा है। अब इस केस में एफ को हमने बढ़ाते गए और एक टाइम आया जब फ्रिक्शन जीरो हुआ, फिर बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आने लग गया। तो इस बार फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर। म्यू, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा केस है ये भी सेकंड केस है। तो एफ एस मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू एस एन। अब बैलेंस करके देखते हैं। एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एन इज इक्वल टू एफ। So f is equal to mg sin theta plus mu s mg cos theta. So the force, if the force is in between these two values, then the block will not move. For the block to remain at rest, f is in between mg sin theta minus mu s mg cos theta and mg sin theta plus mu s mg cos theta.
if this term is positive. If it is negative, then 0 to that value. समझ में आया सबको? फ्रिक्शन का ये जो चल रहा है अभी, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? एकदम किसी को कोई डाउट नहीं है तो पूछो, आ सकता है। हाँ तो पहले ही बोल दिया सर क्वेश्चन आप दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। क्यों? इसमें अभी तक कोई डाउट, जब मैंने समझाया अभी तक कोई डाउट नहीं है। फ्रिक्शन समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ रहा है। किसमें? इस वाले केस में मैंने बताया ना, जैसे इस पे अब ये पेन नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, लेकिन जब ये पेन ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने फोर्स बढ़ा दिया। अभी मैं इसको रोक रहा था कि नीचे ना गिरे, और अब मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि ऊपर जाए। देयर इज अ डिफरेंस। इमेजिन करो ना इस चीज़ को कि ये ब्लॉक पे सामान रखा और मैं रोक रहा था ताकि नीचे ना जाए, तो फ्रिक्शन ऊपर लगा। जब मैं बढ़ाते गया फोर्स और इसको ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है ना, अप्लाइड फोर्स की, इसलिए। और कोई डाउट? करो एक आसान सा क्वेश्चन करो। इसलिए बोल रहे थे क्या कि क्वेश्चन में डाउट होगा, पहले ही बता दिए। ठीक है, जैसे यहाँ दो ब्लॉक है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 37 डिग्री। दो ब्लॉक है, एक ए और एक बी। दिस ब्लॉक बी इज मूविंग with constant velocity। ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा? नीचे ही करेगा, ऊपर तो कौन ही कराएगा। अगर दोनों सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, फाइंड, कौन सा केस है? सेकेंड है। मेरे पास अभी एक शॉटगन होता ना। हाँ, कौन सा केस है? फर्स्ट केस है। हे भगवान, हाँ तो अब थर्ड बचा ही, थर्ड पक्का। हाँ तो अभी पता चला ना मूव कर रहा है, पहले थोड़ी पता था। ठीक है, सब जगह काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रखी है मैंने, तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ।
उसी पे बनाती, अच्छा फ्रिक्शन उस पे बना रहे, गुड, दैट इज ऑल्सो गुड हैबिट। गुड। ये कौन सा ब्लॉक है जो तुम अभी बना रहे हो? उसको टेढ़ा कर, सीधा कर दिया मैंने? नहीं नहीं, ये नहीं करना है, कभी नहीं करना है। मैंने बोला तो ब्लॉक का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, कभी नहीं। ये ब्लॉक का ओरिएंटेशन चेंज करके और वो कर लूँगा, वो बीच हो जाता है काम, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ये क्या है? अरे यार, ये सरफेस, ये तो गजब बनाया तुमने। थोड़ा सा ओरिएंटेशन रखो ठीक। नॉर्मल कहाँ जा रहा है? रिएक्शन फोर्स, ये कौन सा रिएक्शन फोर्स है? टेढ़ा क्या है, होता है टेढ़ा? अभी तुम लोग टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो क्या रिवाइज करने के लिए? देखते हैं। अच्छा, दोनों का गलत गलत। बहुत मुश्किल है गाइस, कुछ लोगों को एफबीडी बनाने में ही समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। कुछ लोगों को एफबीडी बन जा रहा है, उसके बाद क्या करना है स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोग जो कर पा रहे हैं वो ब्लॉक ही टेढ़ा कर दे रहे हैं। यस, दोनों का मास सेम। चलो कोई बात नहीं। एफबीडी मैच करो फटाफट। ये मिस हुआ होगा, ठीक है। दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन। अब ध्यान देना इसमें, हर एक ब्लॉक के पर्सपेक्टिव में तुमको फ्रिक्शन ड्रॉ करना है। व्हेन देयर आर मल्टीपल ब्लॉक्स इन्वॉल्व, तो मल्टीपल ब्लॉक्स के पर्सपेक्टिव में करोगे, राइट। अब दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, इसको ये वाला ऊपर की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर ध्यान दो सारे, ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन आ गया। दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस,
है ना, स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, तो ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसका फ्रिक्शन यहां आ गया। अब नाउ दिस ब्लॉक, इसकी बात करो, तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये सर्फ ब्लॉक जो है इसके रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ, ये इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है, ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। सबको क्लियर है? फिर से, ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्लियर है? स्लाइडिंग टेंडेंसी के जस्ट ऑपोजिट। दूसरा क्या तरीका है कि एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, इसका क्यों नहीं है, तो ये वेज पे लग रहा है, हमें नहीं पता चल रहा उससे, हम वेज का एफबीडी नहीं बना रहे। क्लियर है? अब करो, फिर बैलेंस कर दो। ये एंगल हो जा रहा है 37 डिग्री, ये एंगल हो जा रहा है 37 डिग्री। सो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 37 डिग्री एंड टी इज इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस 37 डिग्री प्लस एम जी साइन 37 डिग्री। आर म्यू के आर है ये, ठीक है, आर की जगह डायरेक्ट पुट कर दिया है। नेक्स्ट सेम चीज इसके लिए करूंगा मैं, तो म्यू के आर प्लस म्यू के एन इज इक्वल टू एम जी साइन 37 डिग्री, और एन इज इक्वल टू, तो एन क्या बन जा रहा है, आर माइनस, आर कितना है, एम जी कॉस 37, एम जी कॉस, दोनों का वेट सेम है, ये जीरो आ रहा है क्या? आर प्लस होगा एम जी कॉस 37 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आर प्लस एम जी कॉस 37 इज 4/5, तो ये कर देंगे आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 37 अगेन 4/5, तो 4/5 एम जी, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 8/5 एम जी। क्लियर है सबको? हाँ, समझ में आ रहा है, 2 टाइम्स हो जाना चाहिए उस एंगल। हाँ जी बोलो। यस, 8/5 एम जी आ रहा है, गुड यार। अब यहाँ से देखो कौन कौन साथ में, दिस टू, इन दोनों का सम इसके साइन वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, तो एम जी साइन 37 दैट इज एम जी 3/5, तो 3/5 एम जी मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों कंपोनेंट का सम, तो म्यू के टाइम्स आर प्लस एन, आर कितना है 4/5 एम जी और एन कितना है 8/5 एम जी, तो कितना हो जाएगा 12/5 एम जी। ये कट गया, 5 से 5 गया, ये गया 4, तो म्यू के इज 1/4। देख रहे हो, इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस।
हो गया? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार नेट फोर्सेस अप्लाइड बाय ग्राउंड आ जाता है। चलो पहले समझा देता हूं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, या जो भी कुछ हो, मास छोड़ो, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। दिस नॉर्मल इज नॉट mg, क्योंकि हो सकता है फोर्स ऐसा कुछ एक्स्ट्रा भी हो, है ना। मैं एक नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ कि सारे कैलकुलेशंस के बाद दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? ऑल अदर फोर्सेज आर देयर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कौन से फोर्सेज की बात कर रहा हूँ? द फोर्सेज विच आर अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो ग्राउंड से ऑब्जेक्ट पे लग रहा है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? कौन कौन से फोर्स हुए? एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगाता है और एक फ्रिक्शन लगाता है। तो एफ नेट बाई ग्राउंड कितना होगा? दोनों को जोड़ दूं, दोनों का रिजल्टेंट ले लेता हूं। ठीक है, रिजल्टेंट लेना है, जोड़ना नहीं है। क्या हो जाएगा ये? रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एम जी, कहां से आ रहा है, एन स्क्वायर। समझ में आया? तो कई बार नेट फोर्स बाई ग्राउंड लगाना निकालना होता है, और इसका डायरेक्शन अगर चाहिए हो मुझे, एफ नेट है अगर, तो ये थीटा विथ हॉरिजॉन्टल चाहिए तो टैन थीटा अल्फा ले लेते हैं, बहुत सारा थीटा आ जाता है। तो टैन अल्फा बिकम्स एन बाई एफ। ये याद नहीं करना है तुम्हें, बस उस वक्त मतलब आसान ही है, याद हो ही जाता है। तुमने मैथमेटिकल टूल्स नहीं किया होगा ना अभी, उसके 5 है ना, तो वो कर लेने। तुम इतनी जल्दी कैसे यूजलेस हो गए इसमें? तुम्हें नंबर याद नहीं है कितने लेक्चर्स हुए किसके? तुम्हारा रोल लगता है चेंज करना पड़ेगा, तुमसे नहीं हो पा रहा। चलो कोई बात नहीं, हो गया यहाँ तक। मेहनत करो, कोई नहीं कर रहा है। अब समय है पढ़ने का, अभी टाइम है कि तुम्हारा जो एफर्ट और तुम्हारा परफॉर्मेंस पीक करे। अभी तक जो पढ़ा कोई बात नहीं, है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ ब्लॉक, 10 kg का ब्लॉक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो 0.9 ले लेते हैं। ये नहीं रखा लेकिन, एंड ये 10 kg ब्लॉक है। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक।
ये कौन सा केस है? पहले केस पूछोगे ना फ्रिक्शन, जब भी फ्रिक्शन में क्वेश्चन है पहले ये तो पूछोगे कौन सा केस है, कौन सा केस है? सेकंड है? थर्ड केस है? मूव कर रहा है? किसने बोला मूव कर रहा है? सेकंड केस हो जाएगा फिर, क्यों? ऐसा किसने बोला? ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो कौन सा केस बचा? तूने हमेशा 3 बार में क्यों पहुंचते हो 3 केस में? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले फ्रिक्शन फिगर आउट करेंगे कौन सा केस है। पहले फर्स्ट केस मान के करो इसको, ठीक है, कि इसका एफबीडी बनाओगे, नीचे क्या लग रहा है 100 न्यूटन। सिर्फ तुम इससे कंफ्यूज हुए हो, ये दे दिया तो, ये नहीं दिया होता तो फिर तुम कर भी लेते। ये नॉर्मल, ठीक है, एंड एक यहाँ फोर्स लग रहा है 20√2 45 डिग्री। फ्रिक्शन विल अपोज दिस, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। अब इट इज नॉट एफएस मैक्स, हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। एफएस मैक्स देख लो ना, इमेजिन इसके 2 कंपोनेंट है, इधर कितना है 20 और इधर कितना है 20, और एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी है? एफएस मैक्स इज n इज 120, 0.9 टाइम्स 120 कितना हुआ 108। तो मैं इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट 108 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वाह, ग्राउंड, और वो ऑब्जेक्ट इधर चला गया। ऐसा होगा? मैं इसको इधर धक्का दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट उड़ के इधर भाग गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो डायरेक्ट एफएस मैक्स अज्यूम नहीं करना है जस्ट बिकॉज मैंने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है। तो फिर मेरा फ्रिक्शन एक अननोन फोर्स, सिंपल फोर्स की तरह रहेगा। इसको मैं म्यू एन से रिप्लेस कभी नहीं करूंगा, मैं इसको फिगर आउट करूंगा यूजिंग बैलेंसिंग। तो बैलेंस करके देखा मैं, तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है 20 न्यूटन ओनली। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल फोर्स से बैलेंस करोगे, समेशन राइट इज इक्वल टू समेशन लेफ्ट, राइट इज 20, लेफ्ट इज एफ, खत्म। एंड देन एन क्या आएगा 100 प्लस 20 120, एफ नेट कितना आ जाएगा √20 स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। हर फ्रिक्शन के क्वेश्चन में पहले खुद से पूछो कौन सा केस है। क्या ग्राउंड का फोर्स? हाँ, तो उसको फिगर आउट करो। टाइम मान लेते हैं इफ दिस इज, मतलब ऐसे नहीं बनाते हैं, अलग बना लेते हैं। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है और यहाँ नॉर्मल फोर्स है। तो अगर मैंने एफ नेट जो है अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इज n बाई एफ, 120/20 और 6, सो अल्फा इज tan इनवर्स 6। उसका डायरेक्शन इज tan इनवर्स 6 फ्रॉम लेफ्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन। समझ में आया? केस फिगर आउट करो ढंग से। करें नेक्स्ट। तो करेक्ट थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो थर्ड केस। हाँ, टेंडिंग टू मूव, यस, मतलब जस्ट अबाउट टू मूव, ऐसे लिखो। टेंडिंग टू मूव तो टेंडेंसी टू मूव तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। जस्ट अबाउट टू मूव, अबाउट टू स्लिप, अदरवाइज फर्स्ट केस ही मानना है और फ्रिक्शन को फिगर आउट करना है बाय बैलेंसिंग फोर्सेस। फ्रिक्शन का फॉर्मूला इज ओनली फॉर केस 2 एंड केस 3। केस 1 के लिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है? हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे और वो ज्यादा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? किससे? एफएस मैक्स से।
तो उस केस में फिर हम एफ के अप्लाई कर देते हैं। वो आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन अगले, अभी धीरे धीरे आएंगे, अभी तक क्लियर है यहाँ तक? अगर हमें आइडिया नहीं है कि कौन सा केस है तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो फिर एक चीज़ मैंने तुम्हारी टेंडेंसी देखी है, जैसे मैं अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो जनरली आई विल राइट द आउटपुट ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन, नॉट द एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ। तुम भी वही चीज़ें लिखते हो जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, जैसे कि तुम मेरी तरफ पहले समझ के आ रखे हो वो चीज़, है ना? तुम्हें वो एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखना चाहिए। अब किसी ने ये चीज़ लिखा नहीं उसमें, दो जगह मैंने नोटिस किया। एक जो ज़ीरो वाला एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, इट विल बी ज़ीरो इफ इट बिकम्स नेगेटिव, लिखा था क्या? और बाकी लोग, और दूसरा ये अभी थोड़ी देर पहले क्या एक्सप्लेन किया कि हम फ्रिक्शन अननोन फोर्स अज्यूम करना है और उस इट विल बी डिराइव्ड बाय बैलेंसिंग फोर्सेस, नॉट म्यू एन फार्मूला, देयर इज नो फार्मूला फॉर केस वन। ये सारे स्टेटमेंट लिखना होना चाहिए। बाकी लिख लिया? गुड यार, बाकी लोग लिखो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझाने में आती जाती हैं, तुम्हें उसको लिखते रहना है। इसलिए हैबिट बना लो कि पूरे टाइम पेन चलता रहे। अब तुम जेई एडवांस एस्पिरेंट हो, दिमाग इधर, पेन नीचे चलना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ म्यू वन है, म्यू वन है मतलब इसमें क्या बताऊँ मैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वन, म्यू काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वन, दोनों दे दिया। चलो वैसे छोटा होता है लेकिन बराबर दे दिया। जब भी हमें सिचुएशन नहीं दे रखा, हम कौन सा मानेंगे? केस केस वन। तो केस वन में एक अननोन फोर्स मानेंगे फ्रिक्शन को,
फ्रिक्शन नॉर्मल, ठीक है। एन कितना है 100 न्यूटन और फ्रिक्शन कितना आ रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई तो उसको एक बार चेक कर लेना है, वेरीफाई कैसे करना है कि हमारा एजम्पशन सही है। तो इफ एफ इज स्मॉलर देन एफ एस मैक्स देन आवर एजम्पशन इज करेक्ट, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 50 आई, एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है 1 म्यू टाइम्स एन, 1 टाइम्स एन इज 100, so it is 100 न्यूटन एफ एस मैक्स की वैल्यू। As 50 Newton is smaller than 100 Newton, therefore our assumption is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइव के जी ब्लॉक है, केप्ट एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल वाला इंक्लाइन, म्यू एस दे रखा है 0.8, म्यू के दे रखा है 0.75, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा केस है? किसने बोला मूव कर रहा है? क्वेश्चन में लिखा है क्या कि मूव कर रहा है? हाँ, सेकंड केस है। क्वेश्चन में लिखा है अबाउट टू स्लिप, बिगिंस टू स्लिप, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स। तो कौन सा केस हुआ? हमेशा 3 बार में कैसे पहुंचते हो यार तुम 3 केसेस में? ये कैसे हो सकता है? 3 केस में हमेशा 3 बार में पहुंच रहे हो। जब कुछ भी नहीं दे रखा कौन सा मानेंगे? फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस के हिसाब से सॉल्व करेंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा अजम्पशन सही है या नहीं। फर्स्ट केस के हिसाब से 50 न्यूटन, थर्टी डिग्री, एंड फ्रिक्शन कहां लग रहा है? ऊपर। एफ को सिंपल रखेंगे और नॉर्मल कहां लग रहा है? ऊपर। एन इज इक्वल टू एम जी कॉस 30 डिग्री और 50 √3/2 और 25 √3। √3 कितना होता है? कितना होता है? 1.73। करो कितना होगा ये? 25 प्लस 31.41, कुछ 41 पॉइंट समथिंग।
5 मान लेते हैं, ठीक है। और F इज इक्वल टू mg साइन थीटा इज इक्वल टू 50 इंटू 1/2 और 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की मेरी ये वैल्यू है। अब मैंने यूज फर्स्ट केस 1 एज्यूम करके, तो वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वेरीफाई कैसे करूंगा, तो एफ मैक्स निकालूंगा पहले, और वो आया मेरा म्यू एस एन, तो 0.8 टाइम्स 41, कुछ 31 पॉइंट समथिंग आएगा। सो एज एफ इज स्मॉलर देन एफ एस मैक्स, therefore our assumption is correct. केस एक्चुअली में कौन सा होगा वो तो हमारा वेरिफिकेशन बताएगा, हमें किस केस से करना है वो क्वेश्चन बताएगा। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में अगर लिखा है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लाइडिंग, है ना, तो क्या होगा वो थर्ड केस। ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्लिप, सेकंड केस। ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इन तरह की चीजों में क्या करना है, सेकंड केस। एंड अदर देन दैट हमें क्या अज्यूम करना है, फर्स्ट केस। लेकिन जब भी फर्स्ट केस करेंगे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके चेक करेंगे कि हाँ वो क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। चलो अब कर लोगे तुम लोग, मुझे लग रहा है। कौन सा केस है? यस, फर्स्ट मान करो। इस बार इसी पे एफबीडी बना रहा हूं। यहां हो गया 20 न्यूटन और यहां हो गया टी, तो टी कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। तो ये जब 20 न्यूटन आ रहा है, इधर आ गया हमारा टी, इधर लग जाएगा नॉर्मल फोर्स, इधर लग जाएगा 50 न्यूटन और फ्रिक्शन ऐसे। तो नॉर्मल इज 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। अब वेरीफाई करना पड़ेगा। एफ एस मैक्स की जो वैल्यू है वो है 0.2 टाइम्स 50, दैट इज 10 न्यूटन। देयरफॉर F is greater than Fs max. Our assumption is wrong. क्या? नहीं, फिर से गलत हो गया? नहीं, इस बार सही थे हम, बट हमारे मेथड से पहुंचे सही थे। क्वेश्चन ने अगर कुछ हिंट नहीं दे रखा तो हम केस 1 ही मानेंगे, और वेरिफिकेशन ने बताया कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, केस 3 है। देयरफॉर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू के एन, दैट इज 0.1 टाइम्स 50 और 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्लाइडिंग हो रहा है ना, मतलब ज्यादा है, बराबर होता तो उतना ही रहता, उससे ज्यादा ही है। मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और अचानक से घट जाएगा।
इतना ही था मेरी तरफ से। चलो एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा के चले आना। हो गया, नोट कर लिया तुमने? नहीं नोट किया? एफ अप्लाइड एंड फ्रिक्शन फोर्स। एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास m है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे सरफेस रफ है, म्यू एस एंड म्यू के आर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। क्वेश्चन समझो पहले। एक सरफेस है, म्यू एस एंड म्यू के आर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, देयर इज अ ब्लॉक एंड देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाइड बोल रहा हूँ इसको, और इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ जीरो से, एफ अप्लाइड को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू चेंज होगी, वो ग्राफ बना देना है तुम्हें। ठीक है, थैंक यू।